हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा डे 16 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंश्योरेंस लॉ एंड प्रिंसिपल्स जैसे सब्जेक्ट को। बात करेंगे इंश्योरेंस के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दो क्लास में हम लोग यहाँ पे लेंगे, जिसमें पहला क्लास है हमारा फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर समझेंगे, इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स जानेंगे, कुछ की कंसेप्ट्स को देखेंगे, साथ ही साथ इंश्योरेंस के हिस्ट्री को जानेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। इन दो क्लास को देखने के बाद लगभग तुम इंश्योरेंस चैप्टर तुम्हारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले देखो हमारा इसमें क्या गोल होने वाला है। जो टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं उसको कवर करेंगे। आईआरडीएआई के बारे में बात करेंगे, रिस्क का कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिस्क एक्चुअल में होता क्या है? इंश्योरेंस तो आगे की बात है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा रिस्क होता क्या है? रिस्क देखो, आसान भाषा में अगर तुम समझने की कोशिश करो तो रिस्क का मतलब होता है चांसेस ऑफ लॉस, लॉस होने की संभावना। लेकिन अगर इंश्योरेंस के टर्म्स में अगर तुम रिस्क को समझना चाहो तो इंश्योरेंस कुछ इस तरीके से रिस्क को डिफाइन करता है कि इंश्योरेंस रिस्क जो है वो एक अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। यहाँ पे जो हमारा वर्ड होता है, जो हमारा इंश्योरेंस है, वो रिस्क के अंदर अनसर्टेनिटी को क्लियरली बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर लिखा है इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एडवर्स डेविएशन फ्रॉम अ डिजायर्ड आउटकम इफ वी नो फॉर श्योर दैट अ लॉस विल अकर। ठीक है, तो वो हमारा रिस्क नहीं होगा। जैसे कि अगर तुम्हारे पास, तुमने एक फर्म खोल रखा है, उसमें तुम्हारी कोई भी मशीनरीज वगैरह है, तुम्हें पता है 10 साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी काफी कम हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी मशीन। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन वहाँ पे काम करता है। तो ये चीज़ तुम्हारा कभी भी रिस्क के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि तुम यहाँ पे सर्टेन हो, श्योर हो कि ये चीज़ होना है फ्यूचर में। लेकिन जब बात आती है अनसर्टेनिटी की, जहाँ पे तुम उस चीज़ को लेकर श्योर हो ही नहीं, तो वो हो जाता है हमारा रिस्क। तो इंश्योरेंस जो होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस के साथ डील करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखो, मिस्टर गुप्ता है, जो कि एक टेक्सटाइल शॉप सूरत जैसे सिटी में ओन करते हैं। तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, कि पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट सर्किट हो और उसकी वज़ह से आग लगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रिस्क हो। लेकिन अगर वो ये सोचकर चले कि उनकी जो मशीनरी, ये फैक्ट है, वैसे सोचने वाली बात नहीं है, कि मशीनरी जो है वो 10 साल बाद यूज़लेस हो जाएगा। तो ये कभी भी इंश्योरेबल रिस्क में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली सर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन रिस्क के अंदर क्लियरली अनसर्टेनिटी का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है, देख लो, रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी। मैंने तुम्हें बता दिया कि रिस्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट डेटा और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बेसिस पे मेज़र कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी की बात करें तो ये सब्जेक्टिव होता है, इसे मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। रिस्क में पॉसिबल आउटकम्स तो तुम्हें तुम्हें पता होंगे, जैसे कि फायर होना, आग लगना या नहीं लगना। रिस्क हमेशा इंश्योरेबल होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी को तुम इंश्योर नहीं कर सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पे रिस्क क्या होता है कि कार का चोरी हो जाना, ये प्रोबेबिलिटी तुम लगा रहे हो कि ऐसा हो सकता है। अनसर्टेनिटी क्या है? विल अ न्यू फैशन ट्रेंड सक्सीड? क्या आगे चल के ये जो फैशन ट्रेंड चल रहा है ये सक्सीड होगा, जो हम कोशिश कर रहे हैं? तो ये अनसर्टेनिटी यहाँ पे होती है। तो इन दोनों के बीच में तुम्हें डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद आता है रिस्क के टाइप्स। वैसे बेसिकली दो ही टाइप्स होते हैं, हमारा होता है प्योर रिस्क और एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब होता है कि या तो हमें लॉस होगा या तो नो लॉस, मतलब या तो नुकसान होगा या तो नहीं होगा नुकसान। मतलब वहां पे मेरे कहने का है कि वहां पे प्रॉफिट के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जब बात आती है स्पेक्युलेटिव रिस्क की, नाम से समझ पाओगे, जहां पे बात हो रही है स्पेक्युलेशन की, सट्टेबाजी की, जैसे कि बेटिंग हो गया, हॉर्स राइड पे तुम पैसे लगा रहे हो, या तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये स्पेक्युलेटिव रिस्क के अंदर आता है। जहां पे या तो तुम्हें लॉस होगा, या तो कोई भी लॉस नहीं, या तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, लॉस, नो लॉस और प्रॉफिट, इसके चांसेस होते हैं। अब प्योर रिस्क के एग्जांपल जैसे फायर, आग लग जाना, चोरी हो जाना, डेथ होना, एक्सीडेंट होना। तो इंश्योरेंस जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर रिस्क को कवर करता है, ना कि स्पेक्युलेटिव रिस्क को। यूजुअली टेकन स्पेक्युलेटिव रिस्क को देखोगे तो जनरली देखा जाता है ये कि रिटर्न कमाने के लिए किए जाते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में तुमने बैटिंग लगा दी। और स्पेक्युलेटिव रिस्क जो होते हैं ये हमारे इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आते हैं। अभी तक हमने समझ लिया कि रिस्क होता क्या है और रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो इंश्योरेंस है,
इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन कैसा है इसका हमारा? देखो, इंश्योरेंस जो होता है, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इंश्योरेंस एक टूल की तरह काम करता है, जिसके थ्रू हम लोग अपने रिस्क को क्या करते हैं, अपने लॉस होने के चांसेस को स्प्रेड करते हैं, कि हमारा जो लॉस है, इसको जितना हो सके कम से कम हम करें, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इंश्योरेंस इज़ अ कोऑपरेटिव डिवाइस टू स्प्रेड द लॉस कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर रिस्क। किसी एक पर्टिकुलर रिस्क से जो तुम्हारा नुकसान हुआ, उस नुकसान को स्प्रेड करने का काम हमारा इंश्योरेंस करता है। इट ट्रांसफॉर्म्स इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी इनटू कलेक्टिव सर्टेनिटी। जो तुम्हारी अनसर्टेनिटी थी, उसको तुम थोड़ा कुछ कुछ हद तक तो कलेक्टिव एक तुम सर्टेन बना सकते हो ना। अब लेकिन लीगल डेफिनेशन की बात करें तो लीगल डेफिनेशन इंश्योरेंस को कुछ इस तरीके से बताता है, जैसे कि इंश्योरेंस क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे एक पार्टी, इसको नाम देना है हमें इंश्योरर, जो कि इंश्योरेंस करेगा। एक पार्टी अग्री करता है टू पे द अदर पार्टी। अब अदर पार्टी कौन होगी? इंश्योर्ड, जो कि क्लेम करेगी, जो कि प्रीमियम पे करेगी। अ सम ऑफ मनी अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। यहां क्लियरली मेंशन किया है, ये जो इंश्योरर है, इंश्योर्ड को एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट पे करेगा अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन इवेंट। एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। उसके बदले में जो हमारा जो इंश्योरर होगा, सॉरी इंश्योर्ड होगा, वो क्या करेगा? एक कंसिडरेशन पे करेगा, जिसे कि इंश्योरेंस के टर्म में हम लोग नाम देते हैं प्रीमियम। होता है ना, समथिंग इन रिटर्न, लॉ में तुमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। एग्जाम्पल के लिए तुम देख सकते हो, एल जो कि एक इंश्योरर है, ये प्रॉमिस करती है मिस्टर राम को, जो कि इंश्योर्ड है, कि हम आपको 10 लाख रुपए पे करेंगे अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, इन एक्सचेंज ऑफ 10,000 ऑफ ईयरली प्रीमियम। वो हर साल 10,000 रुपए एज अ प्रीमियम पे करेंगे तब। और यहाँ पे कंडीशन भी है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है? तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब फंक्शंस जान लो। फंक्शंस पे मैं जल्दी-जल्दी इसको कवर करूँगा। जैसे इंश्योरेंस का काम क्या होता है? तुम्हें एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करने की। जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस थे, उसको उसने कम कर दिया। फिर प्रोटेक्शन, कंपनसेट करेगा, तुम्हारे जो नुकसान हुए उसको भरना, और साथ ही साथ रिस्क शेयरिंग करना। द लॉस ऑफ वन पर्सन इज शेयर्ड बाय मेनी। इसी को हम लोग नाम देते हैं पूलिंग ऑफ रिस्क। तुम यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हो, उसी प्रीमियम से बाकी लोगों के रिस्क को कवर किया जाता है। एग्जाम्पल में दिया है, एनालॉजी तुम यहाँ पे समझना। एक विलेज है जहाँ पे 100 घर हैं, ठीक है? अगर किसी एक घर में आग लग जाती है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट होगा ओनर के द्वारा, एक ओनर के द्वारा उसको बेयर करना काफी ज्यादा उसके लिए बर्डन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 100 लोग मिलके छोटे छोटे अमाउंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो लॉस इजिली कवर्ड हो जाता है। तो यही प्राइमरी फंक्शन होता है इंश्योरेंस का। सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो, इंश्योरेंस जो होता है ना, इंश्योरर जो होता है वो प्रीमियम के नाम पे बहुत ज्यादा अमाउंट कलेक्ट करता है। अब उस अमाउंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एल ले लो, इंडिया का बिगेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट के मामले में। ठीक है? तो कैपिटल फॉर्म करने में मदद करेगा। साथ ही साथ एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि आपको मन की शांति प्रोवाइड करेगा। आपके मन में ये रहेगा कि चलो हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस का हमारा नेचर कैसा है, मतलब किस उसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देखा ही, उसी तरीके से है। अब एक चीज़ जानना सबसे पहले, इंश्योरेंस जो होता है हमारा, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आता है। इसमें तुम्हें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं नेचर के अंदर। पहला, एलिटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे जब भी आउटकम जो भी होगा, वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपके अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कैसा है, चांसेस की बात यहाँ पे होगी। जैसे कि वन पार्टी में रिसीव मच मोर देन दैट दे पे, मतलब जितना आपने पे किया उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन, मतलब यहाँ पे 2 ही चीज़ें होगी, टेक इट या फिर लीव इट। जो भी टर्म्स होंगे वो इंश्योरर्स के द्वारा क्लियरली डिफाइन किए गए होंगे। आप यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर कि जो चलो क्लॉजेज़ हैं उसमें थोड़ा-सा कम ऊपर-नीचे कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये आता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब यहाँ पे जैसे तुम प्रीमियम पे करोगे, यहाँ पे जो इंश्योरर होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो होगी, वो लीगली एनफोर्सेबल हो जाएगी कि तुम्हें वो पे करे जितना उसने प्रॉमिस करा है। ठीक है? अब यहाँ पे तुम देखोगे कि नेक्स्ट आता है हमारा पहला प्रिंसिपल, हम लोग स्टार्ट करते हैं कवर करना, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है, सबसे पहले यही समझ लेना कि जो भी चीजें होंगी क्लियर कट होंगी,
मैं अपने वो सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन आगे समझेंगे कि मटेरियल इन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं, मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों एक दूसरे को जितने भी इन्फॉर्मेशंस होंगे, मटेरियल फैक्ट्स जो कि जानने ज़रूरी हैं, वो कंप्लीटली और ट्रूथफुली मतलब सही-सही आप डिस्क्लोज़ करोगे, गुड फेथ में। तो यहाँ पे एक लैटिन वर्ड है उब्रीमी फिदी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा-सा अलग है। जहाँ पे वही बात हो गई मतलब गुड फेथ की बात होती है, उसी को इसका लैटिन वर्ड यहाँ पे दिया गया है। अब हमारा जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, वो कैवेट एम्पटर पे बेस्ड है, जहाँ पे बोला जाता है कि बायर को बी अवेयर रहना चाहिए। लेकिन जो हमारा इंश्योरेंस होता है ना, ये बेस्ड है उब्रीमी फिदी पे, मतलब गुड फेथ पे बेस्ड है। दिस मीन्स बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट। अब मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? तो मटेरियल फैक्ट्स वो हर एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जिसका कहीं न कहीं तुम्हारे जो तुम्हारा जो इंश्योरर होगा उसके जजमेंट पे इफ़ेक्ट डाले, इन्फ्लुएंस करे और कहीं न कहीं डिसाइडिंग फैक्टर हो वो। जैसे कि इसमें 2 चीज़ें ही हो सकती हैं कि क्या वो इंश्योरेंस जो है, जो कंपनी है, वो आपके रिस्क को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी और आपने कितने रेट पे प्रीमियम पे करा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लो, लाइफ इंश्योरेंस अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हारी एज देखी जाएगी, तुम्हारा ऑक्यूपेशन देखा जाएगा। अब पता चल रहा है तुम बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड में काम कर रहे हो और तुम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो यहाँ पे। तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाएगी, फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है। फिर वैसे ही फायर इंश्योरेंस देखा जाएगा। फायर इंश्योरेंस में क्या देखते हैं कि बिल्डिंग का जैसे आग लगने की चांसेस होती है, तो बिल्डिंग का नेचर कैसा? क्या जो बिल्डिंग है वो लकड़ी की बनी हुई है या कंक्रीट है? अब उस बिल्डिंग के अंदर तुम कैसे गुड्स स्टोर कर रहे हो, उस गुड्स का नेचर कैसा है? अब मुझे पता था कि तुम वहाँ पे बुक्स रखोगे, खुद से रहोगे, अब वहाँ पे तुम एक्सप्लोसिव आरडीएक्स वगैरह सारा सारा चीज़ें तुम स्टोर करके रखे हो वहाँ। तो फायर इंश्योरेंस में ये सारी बातें आती हैं। वैसे ही मोटर इंश्योरेंस अगर तुम ले रहे हो, तो ड्राइवर की एज क्या हो गई, हिस्ट्री एक्सीडेंट्स के कितने हैं। तो ये अलग-अलग चीज़ें को अलग-अलग चीज़ों को हम लोग नाम दे सकते हैं मटीरियल फैक्ट्स। क्लियर है? तो ये चीज़ हमने जो देखा अटमोस्ट गुड फेथ में यहाँ पे क्लियरली बोला जाता है कि दोनों पार्टी सारे मटीरियल फैक्ट्स कंप्लीटली और ट्रूथफुली बताएँ। अगर कोई इसको ब्रीच करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो इसका क्या कंसीक्वेंस होता है? मतलब ऐसा अगर नहीं आप कंप्लीटली बताते हो तो। इफ अ मटीरियल फैक्ट इज़ हिडन तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे नॉन डिस्क्लोज़र और फॉल्सली स्टेटेड जिसे कि मिसरिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो हमारा उस सिचुएशन में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कंप्लीटली वॉइडेबल हो जाएगा इंश्योरर के ऑप्शन पे, इंश्योरर के हाथों में। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मिस्टर ए ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, लेकिन उन्होंने ये बात छुपा ली कि वो एक चेन स्मोकर हैं। और उनके उनको बाद में जाकर लंग्स कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, तो कंपनी यहाँ पे जो क्लेम होगी वो रिजेक्ट कर देगी। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चलो, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जहाँ पे बात होती है फाइनेंशियल और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट की। मतलब देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। You cannot insure something unless you stand to lose financially if it is destroyed। मतलब तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हारा उसमें हक होना चाहिए। जैसे कि यू कैन नॉट इंश्योर योर नेबर्स हाउस, तुम अपने घर को इंश्योर कर सकते हो, उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो, लेकिन अब तुम जाओगे अपने पड़ोसी के घर को इंश्योरेंस करवाने के लिए, अगर वो आग लग जाता है और फिर तुम क्लेम मांगोगे, तो यहाँ पे ये चीज नहीं काम करने वाला है। तो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें जैसे ओनरशिप तुम्हारी होनी चाहिए। इंटरेस्ट किसका हो सकता है? पहला ओनर का, उसकी प्रॉपर्टी में, हस्बैंड या फिर वाइफ का एक दूसरे के लाइफ पे हो सकता है, क्रेडिटर का डेटर के ऊपर, और एम्प्लॉयर का यहाँ पे उसका जो की पर्सन्स होते हैं, की एम्प्लॉइज होते हैं, वो उनका इंश्योरेंस करवा सकता है। जैसे किसी भी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कह लो तुम। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये कहता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, हक होना चाहिए। ठीक है? इसी में एक चीज़ आता है टाइमिंग ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। टाइमिंग अलग-अलग इंश्योरेंस है, लाइफ है, फायर है, मरीन है। तो उसमें देखा जाता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो हक है, किस वक़्त होना चाहिए। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो लाइफ इंश्योरेंस लेते वक़्त मेरी उसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, वो जब क्लेम करने जाए उसकी डेथ, मतलब यहाँ पे तो बात वही होती है ना कि उसके जो एक्जिस्टिंग रह जाते हैं या फिर जो लीगल हेयर रह जाता है, वो यहाँ पे क्लेम करता है। तो इट नीड नॉट एक्जिस्ट एट द टाइम ऑफ डेथ। ऐसा चीज़ नहीं है, बस लाइफ इंश्योरेंस
लेते वक़्त आपकी लाइफ़ होनी चाहिए। फायर इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे चाहे आप इंश्योरेंस लेते वक़्त रहो या फिर जब आपको क्लेम लेना है, जब आपका लॉस हुआ है, दोनों ही वक़्त आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो जब आपका नुकसान हो रहा है ना, तब सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि तुमने एक पॉलिसी खरीद ली है कार्गो के लिए, ठीक है? अभी अब वो शिप आएगा, तो बाद की बात है ना, लेकिन तुमने इंश्योरेंस ले लिया। इसी में एक कांसेप्ट आता है वेजरिंग एग्रीमेंट का। देखना वेजरिंग का मतलब क्या होता है? गैम्बलिंग करना। इसको कंप्लीटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 30 के अंदर बोला गया है कि वॉइड है। इन अ वेजर द रिस्क इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट। जैसा हमने ऊपर देखा था, तुम कॉइन टॉस करके बेट लगा रहे हो। यहाँ पे किसी भी पार्टी का इंटरेस्ट नहीं होता है कि कौन यहाँ पे कितना पैसा जीत रहा है, उसमें किसी का यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली अलग हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस तुम्हें पता होगा, इंश्योरेंस एक टाइप का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। अब तो तुम्हें क्लियर भी हो गया होगा कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता क्या है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी, जो कि हमें इतना बताता है, इसका सिंपल सा लाइन है, टू मेक गुड द लॉस। जो हमारा लॉस हो रहा है, हमें उस लॉस से हमें अपना उसको रिकवर करना है, ना कि हमें उससे प्रॉफिट कमाना है। कोर रूल इसका ये है, इंश्योरेंस जो है ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना है। या तो तुम्हें एक्चुअल लॉस मिलेगा या फिर द सम एश्योर्ड, दोनों में से जो भी कम होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे मिस्टर राज ने 5 लाख का यहाँ पे इंश्योरेंस करवाया अपनी कार को लेकर। अब कार का एक्सीडेंट हो जाता है और रिपेयर कॉस्ट 50,000 का आता है। तो भले ही उसने 5 लाख की प्रीमियम पे की होगी, लेकिन वहाँ पे कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ 50,000 जो उसका एक्चुअल लॉस हुआ है, वो उसे रीपे करेगी। ऐसे में अगर वो देखा जाए तो मिस्टर जो राज होंगे, वो अपनी कार को डैमेज कर देंगे और फिर बाद में 5 लाख क्लेम कर सकते हैं। ये एक चीज़ याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी कभी भी लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आने के चांसेस रहेंगे यहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिमनिटी का मतलब है, तुमने देखा कि टू मेक गुड द लॉस, जो लॉस हुआ उसको सही करना। तो एक बात बताओ, अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो तुम उसको कैसे सही कर सकते हो? तो इसीलिए ह्यूमन लाइफ जो होता है, तुम उसको पैसे में खरीद नहीं कर सकते हो। तुम ये नहीं बोल सकते हो मिस्टर ए की जो जीवन लाइफ की कीमत थी, वो एग्ज़ैक्टली 50,000 थी। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ठीक है? ये बातें याद रखना। इसके बाद हमारा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज़, जहाँ पे बोला जाता है कॉज़ा प्रॉक्सिमा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था तुम्हारे। कॉज़ा प्रॉक्सिमा या लैटिन फ्रेज़ है, मतलब यहाँ पे नियरेस्ट कॉज़ हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं, ना कि रिमोट कॉज़। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हो कि जो अगर लॉस किसी एक चेन ऑफ इवेंट से हुआ है, जैसे एक बिल्डिंग देखें अगर हम, एक बिल्डिंग में हो सकता है कि आग भी लग जाए और अर्थक्वेक भी आ जाए। अर्थक्वेक की वजह से उसकी बिल्डिंग में क्रैक आ जाए, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो एग्ज़ैक्ट रीज़न, नियरेस्ट कॉज़ जो होगा उसको ढूँढने की कोशिश करेगी, ठीक है? और जो रिस्क उसके पॉलिसी में मेंशन्ड है उसके हिसाब से काम करेगी। इसी के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है इंश्योर्ड पेरिल, जिसका मतलब है रिस्क मेंशन्ड इन पॉलिसी। अगर प्रॉक्सिमेट कॉज़ जो भी होगा इंश्योर्ड का, अगर क्लेम पे किया जाता है और अगर वो एक्सक्लूडेड पेरिल होगा, मतलब पॉलिसी में मेंशन नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है? आप एक केस स्टडी दिया है, चाहो तो देख सकते हो। एक शिप है जो कि इंश्योर किया गया है सी पेरिल्स के लिए, मतलब कोलाइजन हो जाना, तूफान आ जाना, उसके अगेंस्ट शिप को इंश्योर किया गया है। अब क्या होता है कि जो चूहे होते हैं ना, वो जो शिप है उसको नीचे से, बॉटम से उसको चबाना स्टार्ट करते हैं, उसको कुतरना स्टार्ट करते हैं। अब उसमें क्या होगा कि जो सी वाटर होगी वो उसके अंदर घुसना स्टार्ट करेगी और कार्गो को डैमेज करना स्टार्ट करेगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इज़ द इंश्योरर लायबल? इंश्योरर जो यहाँ पे इंश्योरेंस कर रही है। एनालिसिस तुम देखोगे कि यहाँ पे रिमोट कॉज़ यहाँ पे है रैट्स। तुमने रैट को लेकर इंश्योरेंस नहीं करवाया, ठीक है? प्रॉक्सिमेट कॉज़ जो कि तुम्हारा इमीडिएट हुआ, जैसे कि पानी घुस जाना उसमें। इंश्योर्ड पेरिल, सी पेरिल्स की यहाँ पे बात हुई थी ना, कोलाइज़न होना। तो यहाँ पे वर्डिक्ट जो होगा उसको इंश्योरेंस क्या करेगी, इंश्योरर जो है वो पे करेगी बिकॉज़ द इमीडिएट कॉज़ ऑफ डैमेज वाज़ सी वाटर व्हिच इज़ सी पेरिल।
नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, जहां पे बोला जाता है सब्रोगेशन का मतलब होता है स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अनदर। रूट कॉज खोजने की यहाँ पे कंपनी कोशिश करती है कि एक्चुअल में जो ये नुकसान हुआ है किस वजह से हुआ है। जैसे कि एक बार इंश्योरर ने पूरा क्लेम यहाँ पे इंश्योरर जो है यहाँ पे अगर पूरे क्लेम पे कर देती है, तो इंश्योरर के पास ये उस टाइम पे अधिकार आ जाता है कि जो भी थर्ड पार्टी है इस मामले में इन्वॉल्व हुआ है, हम उससे अपना मनी रिकवर करें। ठीक है? जैसे कि मिस्टर एक्स कार इज हिट बाय अ ट्रक, डैमेज हुआ 1 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर एक्स को 1 लाख पे कर दिया। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स जो होंगे, वो ट्रक ड्राइवर को स्यू नहीं कर सकते हैं 1 लाख के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे वो जाएगी कहेगी कि मैं स्यू करूँगा, मैं तुम्हारे नाम पे रिकवर करूँगा। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे काम करती है। अब ये देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार चाहो तो रीड कर लेना इसे, रूल्स ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे बात होती है डबल इंश्योरेंस की। जैसे कि एक पर्सन है, वो सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए, सेम चीज़ के लिए उसने 2 या फिर 2 से अधिक इंश्योरेंस ले रखी है और लॉस होता है, तो उस सिचुएशन में वो फुल लॉस अलग-अलग लोग से क्लेम नहीं कर सकते, अलग-अलग इंश्योरर से क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल का यही कहना होता है। इस केस में क्या होगा, जो अलग-अलग कंपनीज़ होंगी, वो जो नुकसान होगा, उसका जो क्लेम उसे देना होगा, उसको शेयर कर लेंगी, कंट्रीब्यूट कर लेंगी। क्यों किया जाता है? क्योंकि इंडिमनिटी को सपोर्ट करने के लिए। जिसका मतलब है आप प्रॉफिट कमा नहीं सकते हो इससे। अगर एक घर है जिसकी कीमत है 10 लाख, तुमने कंपनी ए से 10 लाख इंश्योर करवा लिया, कंपनी बी से भी 10 लाख करवा लिया और उसमें आग लग जाती है। अब तुम्हें 20 लाख नहीं मिलने वाले हैं, तुम्हें 10 लाख मिलेंगे, 5 लाख कंपनी ए से, 5 लाख कंपनी बी से। यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला देखना चाहो तो देख सकते हो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। यहाँ पे ये बोला जाता है अब तुमने इंश्योरेंस ले लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम केयरलेस बन जाओ। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मिस्टर ए की फैक्ट्री में आग लग जाता है, तो 2 सिनेरियो यहाँ पे देखते हुए चलना। पहला सिनेरियो कहता है कि वो हाथ बाँध के ऐसे खड़े हैं, कह रहे हैं कि हमने तो इंश्योरेंस ले ली है, अब जलने दो, जो हो रहा है होते जाओ। इस सिचुएशन में क्लेम को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिनेरियो 2 में क्या हो सकता है, वो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं या फिर उनके जो कंपनी में, इंडस्ट्री में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होंगे, टूल्स होंगे उसके, उसका इस्तेमाल करेंगे प्रॉपरली। उस केस में उन्हें क्लेम दे दिया जाएगा। अब शांति से आप आराम से देख रहे हो कि चलो नुकसान हो जाने दो, जलने दो, हमारे पास तो क्लेम है। तो इस केस में मिटिगेशन ऑफ लॉस प्रिंसिपल काम करेगा और आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। तो इस प्रिंसिपल में यही कहा जाता है कि इंश्योर्ड जो होगा, उसको हर वो एक रीज़नेबल स्टेप लेने होंगे जिससे लॉस को कम से कम किया जा सके। क्लियर है? तो अभी हमने एक देखा था कंसेप्ट यहाँ पे डबल इंश्योरेंस का। डबल इंश्योरेंस होता क्या है? यहाँ पे तुम देखोगे डबल इंश्योरेंस को क्लियरली बताया गया है कि जब सब्जेक्ट मैटर में आप 2 से अधिक इंश्योरेंस ले रहे हो, तो लीगली परफेक्ट है, आप ले सकते हो। हाउएवर इन जनरल इंश्योरेंस यू कैन नॉट रिकवर मोर देन एक्चुअल लॉस। जो हमने देखा आग लगने वाली बात, 10 लाख का घर था, 2-2 कंपनी से इंश्योरेंस लेके बैठे हो, 20 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन इसका यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है जो कि है लाइफ इंश्योरेंस। इन लाइफ इंश्योरेंस डबल इंश्योरेंस वर्क्स डिफरेंटली। सिंस देयर इज नो इंडेमनिटी, यू कैन हैव 10 पॉलिसीज ऑन योर लाइफ। अपॉन डेथ जितने भी इंश्योरर्स होंगे, जिन-जिन कंपनी से तुमने इंश्योरेंस ले रखा है, वो सारे सम एश्योर्ड जितने का तुमने इंश्योरेंस लिया है, वो पे करेंगे। ये एक्सेप्शन है डबल इंश्योरेंस का, तुम्हें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। री इंश्योरेंस क्या होता है? री इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस। यहाँ पे देखना, यहाँ पे बात होगी कंप्लीटली इंश्योरर की, जो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है, उसकी बात यहाँ पे होगी। व्हेन एन इंश्योरर, मान लो ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी फाइंड्स दैट, उसे ऐसा लगता है कि रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा हेवी है और उसको उसके अकेले के लिए बेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करती है, वो अपने रिस्क को, उसके रिस्क के एक पार्ट को ट्रांसफ़र करती है टू अनदर इंश्योरेंस। अनदर इंश्योरर मतलब अनदर कंपनी। इसी को नाम देते हैं हम लोग री-इंश्योरर। एग्ज़ाम्पल से समझना, न्यू इंडिया एश्योरेंस इंश्योरर इंश्योर्स अ फैक्ट्री फॉर रुपीज़ 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ बहुत ह्यूज अमाउंट है, तो यहाँ पे वो क्या करेगी, 200 करोड़ जो है, 200 करोड़ का जो रिस्क है वो खुद के पास रखेगी और
800 करोड़ के जो रिस्क होंगे वो जीआईसी री मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या हो जाएगा? री इंश्योरर हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द इंश्योरर 1 एंड इंश्योरर 2, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है? अब इसको एक बार देख लेना, क्लियर और हो जाएगा, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस समझना, हमारे भारत के इंश्योरेंस के इतिहास के बारे में जान लो थोड़ा। पहले सबसे पहले स्टार्ट होता है 1818 की बात करें तो वहाँ पे भारत में पहला लाइफ इंश्योरर आता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद 1912 में तुम देखोगे पहला रेगुलेशन आता है इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। 1957 में लाइफ इंश्योरेंस को रैशनलाइज कर दिया जाता है और एक्ट लाया जाता है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956, जिसके थ्रू एलआईसी को फॉर्म करते हैं और यहां से गवर्नमेंट की सरकार की मोनोपोली स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है 1972 में ये लोग जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर देते हैं। इब्ना 1972 फॉर्म होता है, बनता है और उसके थ्रू जीआईसी लाया जाता है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और फिर फाइनली प्राइवेटाइजेशन का एरा स्टार्ट होता है 1999 से और उस वक्त मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे आईआरडीए एक्ट पास किया जाता है। तो ये टाइमलाइन तुम्हें याद रखना है, अगर हिस्ट्री पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा एग्जाम में। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है? हमारे इंडिया में इतनी सारी कंपनीज हैं इंश्योरेंस को लेकर, तो कौन रेगुलेट करता है? तो उसे रेगुलेट करता है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आईआरडीए एक्ट 1990 एक्ट के तहत पास किया गया था। ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि भारत में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंश्योरेंस देती हैं उनको प्रमोट करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। कुछ इसके कंपोजिशंस तुम्हें याद रखने, जैसे इसके अंदर 10 मेंबर्स होंगे और वो कंप्लीटली भारत सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। एक चेयरमैन होगा, दूसरा यहाँ पे याद रखना है 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे। ये कंपोजिशन इसके अंदर होता है। ड्यूटीज और पावर क्या होती हैं आईआरडीए की? तो आईआरडीए एक्ट के अंदर सेक्शन 14 आता है जो कि बताता है सबसे पहला लाइसेंसिंग का काम करेगी हमारी ये आईआरडीएआई। लाइसेंस इशू करना, रिन्यू करना, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, गलत काम कर रहा है, सस्पेंड करना या फिर कैंसल करना। दूसरा, पॉलिसी होल्डर जो भी होगा, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना रिगार्डिंग द क्लेम, सेटलमेंट, वैल्यू सरेंडर होना, नॉमिनेशन, मतलब जो भी है सब चीज सबको दोनों को देखते हुए चलना। कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, एजेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, सर्वेयर्स के लिए अलग कोड ऑफ कंडक्ट होगा और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं उनके रेट्स को भी रेगुलेट करना, इंश्योरर्स जो रेट ऑफर करते हैं उसको भी रेगुलेट करना। ये चार मेजर फंक्शंस हैं जो कि सेक्शन 14 हमें बताता है। ठीक है? करंट स्ट्रक्चर देख लो। पोस्ट प्राइवेटाइजेशन की बात अगर हम लोग करें तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए तुम्हें दो सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, पब्लिक एज वेल, पब्लिक और प्राइवेट। जहां पे पब्लिक में एलआईसी आती है जो जायंट कह सकते हो। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में है एचडीएफसी आ जाएगी, एचडीएफसी लाइफ आ जाएगी, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल आ जाते हैं। और 2021 में एक अमेंडमेंट आया था कि इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में एफडीआई लिमिट को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। वहीं पे अगर तुम जनरल इंश्योरेंस की बात करोगे तो पब्लिक सेक्टर में जीआईसी आती है और पब्लिक सेक्टर 4 अलग से 4 है, जैसे न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल नेशनल्स, ये सारे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में तुम देखोगे बजाज एलियंज है, आईसीआईसी लोम्बार्ड है, स्टार हेल्थ है, ये सब जनरल इंश्योरेंस के हम अंदर हमारे आ जाते हैं। ठीक है? तो ये कहानी थी आज की हमारी क्लास की, तो फटाफट से समरी लेते हैं आज के क्लास में हमने क्या-क्या चीज़ें कवर की। सबसे पहले हमने अलग-अलग प्रिंसिपल्स देखे, लाइक अटमोस्ट गुड फेथ जो कि ट्रस्ट की बात करता है। इंटरेस्ट में हमने देखा लाइफ स्टार्ट में होना चाहिए, फायर में, बूथ में होना चाहिए, मरीन में एंड में होना चाहिए। उसके बाद हमने पे आउट्स की बात की, इंडिमनिटी जो कि हमें बताता है लाइफ के लिए नहीं है ये, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, कॉज में देखा हमने क्या, प्रॉक्सिमेट कॉज, नियरेस्ट कॉज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर रिस्क कवर किया जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है एडहेशन का, जहाँ पे या तो लीजिए या तो छोड़िए। और इसका रेगुलेटर है आईआरडीएआई 1999, 10 मेंबर्स होते हैं और पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। अब करना कुछ नहीं है, जो भी आज कहानी बताई तुम्हें मैंने, इसको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जाओ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आंसर्स मिल जाएँगे, आंसर्स लास्ट में होंगे तुम्हें, इसको सॉल्व कर लेना। 5 क्वेश्चंस है।
इसकी पीडीएफ जल्दी क्लास में अवेलेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपने बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।